मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, मेरे किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी में आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। देखिए, ये मेरठ की धरती है। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह शुरू हुआ। यहीं से हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। उस आज़ादी की लड़ाई में कौन शामिल था? किसने दिलवाई आज़ादी हमारे देश को? इस देश के किसानों ने दिलवाई। उस समय हजारों किसान आंदोलन में जुटे, बहुत लोग शहीद हुए और बहुत हिम्मत से उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी थी ये लड़ाई? इसलिए कि जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो किसानों को शोषित कर रहा था। अंग्रेजी कंपनी के लिए लगान वसूल की जाती थी और जो किसान की मेहनत थी उसकी कमाई उसको मिल नहीं पाती थी। आज इसी तरह से भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करे, कब करे, कितने समय के लिए करे, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं पर निर्भर है। ये है पहला कानून। दूसरा कानून भी बड़ा दिलचस्प बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं, प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडियों में टैक्स लगेगा। तो अगर ऊपर से देखें तो लगता है कि अच्छा ही है, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, किसानों की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन असलियत क्या है कि अगर आप सरकारी मंडी में टैक्स लेंगे और प्राइवेट मंडी में नहीं लेंगे तो आस्ते आस्ते सब प्राइवेट मंडी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। लेकिन प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में जो फर्क है वो एमएसपी का फर्क है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकारी मंडी में ये तय है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। प्राइवेट मंडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ समय बाद तमाम प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बड़ा खरबपति आए और आपके साथ सौदा करे तो उसको इजाजत है कि वो आपके गांव आ जाएगा और वो कहेगा कि ये आप 10 किसान हो, आप मेरे लिए गन्ना उगाओ और मैं इस गन्ने के लिए 500 रुपये आपको पर क्विंटल दूंगा। ठीक है, आपने उसके साथ सौदा किया, आपने गन्ना उगाया, पूरी आपने मेहनत डाल दी उसमें, आपका गन्ना उग गया। आप उस खरबपति के पास चले गए, आपने कहा था कि मेरा गन्ना आप खरीदेंगे 500 रुपये में। अच्छा, अब ये कानून कहता है कि अगर वो खरबपति उस सौदे को करने के बाद मना कर दे, वो कह दे नहीं चाहिए आपका गन्ना, 500 रुपये नहीं, मैं 150 रुपये दे रहा हूं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तो उसको ये इजाजत है,
वो ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस कानून में ये लिखा है कि अगर किसी किसान को ये सौदा मंजूर हो या ये सौदा किया गया और उस किसान के साथ उस सौदे के तहत व्यवहार नहीं किया गया, जो तय हुआ था उसको नहीं मिला, तो वो किसान किसी भी अदालत कचहरी में नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके साथ खरबपति आकर अच्छा सा सौदा बना तो सकता है, लेकिन अगर उस पर खरा नहीं उतरा तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, सिर्फ एसडीएम तक जाएंगे या उसके ऊपर जो अफसर होता है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ खरबपति, दूसरी तरफ आप, किसकी चलेगी? बताइए, आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो 3 कानून हैं जो मोदी जी देश भर में जाकर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए बने हैं, किसानों के लिए है ये कानून, आज भी शायद बंगाल में यही कहेंगे, ये जो 3 कानून हैं ये क्या आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्रों के भलाई के लिए बनाए गए हैं? ये तो स्पष्ट है कि इन कानूनों को बनाने से पहले किसी किसान से नहीं पूछा, किसी गन्ने किसान से पूछा है? क्या आप एक ऐसे किसान को जानते हैं जिनसे इस सरकार ने, जिनसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूछा है कि ये किसान के कानून हम किस तरह से बनाएं? जानते हैं किसी को? मैं तो नहीं जानती, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? अगर ये कानून उनके लिए बनाया गया है, अगर ये कानून आपकी भलाई के लिए बना है, तो आप में से लाखों लोग बॉर्डर पे क्यों बैठे हैं? और देखिए 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 किसानों ने इस देश को आजादी दिलाई। किसानों ने इस, भैया बोलने तो दीजिए, नारे बाद में लगा लीजिए। किसानों ने इस देश को आजादी दिलाई। किसान साधन संसाधन में उसके पास कमी हो सकती है, किसान के पास, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं है, आत्मशक्ति की कोई कमी नहीं है। जब किसान लड़ता है तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज अगर किसान लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर में बैठा है, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश की सरकार को उसका आदर नहीं करना चाहिए? क्या वो उस लायक भी नहीं है कि आप जाकर उनसे मिलिए? भयंकर सर्दी थी, पानी काटा गया, बिजली काटी गई, फिर भी वो टिका रहा, फिर भी आप सोचते हैं कि आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए? वही प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका घूम के आए, चीन घूम के आए, पाकिस्तान घूम के आए, इस दुनिया का एक ऐसा देश बता दीजिए जहां वो नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी ही राजधानी के बॉर्डर पर नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि वो किसानों का आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार किसानों के लिए नहीं चल रही है, देशवासियों के लिए नहीं चल रही है। उनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है। 2 मित्र हैं उनके, हम 2, हमारे 2 मित्र हैं और 2 लोग सरकार चला रहे हैं। उनकी मनमानी है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देशवासी की कोई सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है। आज किसान पर हर तरफ से वार है। बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। डीएपी को देखिए, हर तरफ से आप पर वार है।
लेकिन आपका समर्थन करने वाला कोई नहीं रहा सरकार में। आपको मदद करने वाला, आपको मजबूत करने वाला, आपके विकास को, आपके भविष्य को मजबूत करने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति है आज। तो इस स्थिति को बदलने के लिए क्या करेंगे आप? आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको टिका रहना पड़ेगा। जो मजबूती आपने 100 दिन के लिए दिखाई है, उस मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाइए, और भी शक्ति से टिके रहिए, क्योंकि इस सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आपकी जो परिस्थिति सरकार ने बनाई है, उसी तरह की परिस्थिति आपको सरकार के लिए बनानी पड़ेगी कि बगैर आपके सुनवाई किए ये सरकार आगे बढ़ नहीं पाएगी। यही परिस्थिति आपको बनानी पड़ेगी। आपको मालूम है कि जो गन्ने का बकाया है उत्तर प्रदेश में कितना है? कौन बताएगा? 15,000 करोड़ बकाया देश का बकाया है। उत्तर प्रदेश का बकाया 10,000 करोड़ है। अब आप सोचिए कि कितने साल हो गए आपको ये बकाया नहीं मिला। क्या किया होगा सरकार ने इन पैसों से? सोच सकते हैं? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपका बकाया, पूरे देश भर के गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए है। 2,000 करोड़, दो हवाई जहाजों में 16,000 करोड़ रुपए खर्चे, आपका बकाया 15,000 करोड़। संसद के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलग कर रखे हैं, लेकिन आपका बकाया नहीं मिल रहा है। कहते हैं आपके बकाये के लिए पैसा नहीं है। सोचिए, जो सरकार 2 हवाई जहाजों पर आपके बकाये का पैसा खर्च सकती है, वो आपका बकाया नहीं दे सकती। जब आपसे किसान बीमा लिया जाता है, आपको मालूम है कि उनके खरबपति दोस्तों की कितना फायदा हुआ है? 26,000 करोड़ रुपए आपके बीमे से गए हैं उनकी जेब में। आपके बीमे से 26,000 करोड़ बड़े बड़े खरबपतियों की जेब में गए हैं। ये स्थिति है इस सरकार की, और इस स्थिति को बदलने की शक्ति सिर्फ आपके हाथों में है। सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। आपने अब कई सालों से इन सरकार के जुल्म सह लिए हैं। आप आवाज उठाते हैं, आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। 215 किसान शहीद हुए। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने संसद में सिर्फ ये कहा कि 215 किसान शहीद हुए हैं, हम सबको खड़ा होना चाहिए, 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। आपको मालूम है कि इस सरकार का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ, बैठा रहा, हंसे वो। बाकी विपक्षी दलों के सारे नेता खड़े हुए, मौन रहे 2 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि आपका आदर करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका मजाक उड़ाया, तरह तरह के नाम कहलाया आपको। भरे संसद में ये कहा कि किसान को उल्टी सीधे शब्दों से कहा कि किसान आंदोलनजीवी है। क्या होता है आंदोलनजीवी? परिजीवी है कहा। आप सब समझते होंगे अच्छी तरह की परिजीवी क्या होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री किसानों का आदर नहीं करते, लेकिन उसके बजाय उसको परिजीवी कहते हैं। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार है, ये आपके पक्ष में काम कर रही है कि आपके हित के खिलाफ काम कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आपने ही इस सरकार को शक्ति दी है, नेता आपने बनाए हैं, प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करके आपने उनको वोट दिया, आपने उनको मजबूत बनाया, तो अब समय आ गया है कि आप जागें और इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर,
उस तरह से गांव-गांव में आंदोलन करिए और खड़े हो जाइए अपने हक के लिए। अपने हक के लिए गिड़गिड़ाइए मत, अपना हक मांगिए, मजबूती से मांगिए, पूरी शक्ति से मांगिए। और मैं आपसे कहने आई हूं कि जब जब आप संकट में होंगे तब कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। जब जब आपको दुख होगा हम आपके पास आएंगे। जब जब आप संघर्ष करेंगे तो हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये वोट की राजनीति नहीं है। हम कर्जदार हैं आपके, ये पूरा देश कर्जदार है आपका। आप देश के अन्नदाता हो, इस देश की आत्मा हो। हम आपके कर्जदार हैं। ये जितने भी नेता इस मंच पे बैठे हैं वो भी आपके कर्जदार हैं। आपने बिठाया है यहाँ, ये हम कभी नहीं भूल सकते और कभी नहीं भूलेंगे। आपकी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये कहने आई हूं कि आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है और जब तक आप लड़ते रहेंगे मैं लड़ते रहूंगी। मुझ में जितना दम है, जब तक जीवन है तब तक मैं आपके लिए लड़ती रहूंगी। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारिए। सिर्फ 100 दिन निकले हैं, चाहे 100 महीने हो जाएं, चाहे 100 हफ्ते हो, चाहे 100 महीने हो, हम लड़ते रहेंगे आपके साथ। जब तक ये सरकार मानेगी नहीं, जब तक ये अपने काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके संघर्ष में आपके से कंधे मिलाकर संघर्ष करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को आपने इतना ध्यान से सुना। और एक बार मैं सबसे आग्रह करती हूं कि खड़े होकर 2 मिनट के लिए शहीद किसानों के लिए मौन रखें। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।